नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का टारगेट ऑन के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम कुमार अनुराग है और मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के इस बैच के लिए भूगोल विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि रवि सर ने आपको कल अपने वीडियो के माध्यम से सूचित किया था कि इस बैच के लिए हमारी टीम में कौन कौन से हमारे सहयोगी शिक्षक हैं, आपको सभी लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। उसी क्रम में मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं भूगोल विषय की पहली कक्षा को लेकर। इस कक्षा में हम शुरुआत करेंगे भूगोल विषय के किसी एक प्रॉपर टॉपिक से और उसके बाद क्रमशः एक के बाद एक जो है मैं आपके साथ भूगोल विषय के सभी टॉपिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी परीक्षा के लिए रिक्वायर्ड होगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा और आप प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपके पास एग्ज़ामिनेशन आते-आते पूरा नोट्स अवेलेबल हो और आप जो है वो अपनी तैयारी पूर्ण कर सकें। ठीक है? यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सभी जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करके और इस बैच के साथ जुड़ेंगे, तो साथ ही साथ अगर इस बैच में जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो अगर आप कंप्लीटली कवर करते हैं, पूरा करते हैं, तो यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कुछ और एग्जामिनेशन जैसे कि आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन हो गया या बीईओ का एग्जामिनेशन हो गया, उस एग्जाम के लिए भी आपको किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जो विषय वस्तु, जो कंटेंट आप यहाँ पर पढ़ेंगे, सेम कंटेंट आपके वहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगे, तो उनके लिए आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप अलग से कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप जो भी प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल हैं कहीं पर भी, तो वो आप जो है वो लगा सकते हैं ताकि आप खुद को इंश्योर कर सके, खुद को पूरी तरीके से आश्वस्त कर सके कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। राइट? चलिए, तो जहां तक भूगोल विषय का सवाल है, भूगोल विषय के विषय वस्तु में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम विषय में प्रवेश करते हैं और मान लीजिए कि विषय वस्तु से थोड़ा सा लगाव हो जाता है, तो हम आनन फानन में बहुत सारी ऐसी भी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं या पढ़ने लगते हैं जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो इसलिए इससे पहले कि मैं विषय वस्तु पर आऊं, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जो यूपीपीसीएस ने अपना नोटिफिकेशन दिया है और उसमें जो हर एक विषय को लेकर सिलेबस के बारे में जानकारी दी है, वो सिलेबस क्या कहता है इस विषय के बारे में, यानी भूगोल के बारे में। राइट? आप किसी भी विषय की तैयारी करें, इसमें यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि दो चीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक, सिलेबस कैसा हो, और दूसरा कि सिलेबस के कंटेंट को लेकर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप देखिए, उन क्वेश्चंस को भी आप देखिए और उसके बाद आप ये निश्चित करिए कि सिलेबस के पार्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उनकी प्रकृति क्या है, वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, और वहां से फिर आपको ये अंदाजा लगेगा कि आप किसी भी विषय में जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स में आपको किन चीजों पर ज्यादा जोर देना है, किन चीजों को विशेष तौर पर याद रखना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तैयारी को शुरू कर रहे हैं तो आप एक काम जरूर करेंगे कि आजकल तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो आप मार्केट से जो पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्न हैं, है ना, उनका एक संकलन आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो जरूर एक बार अपने पास खरीद कर रखें और वहां से जरूर इस चीज को एनालाइज करें, उसको देखें वहां पर कि प्रश्न किस प्रकार से और किन किन क्षेत्रों से या विषय के किन किन टॉपिक्स से जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं विषय वस्तु पर आऊं, मैं भी यही चाहूंगा कि सबसे पहले हम जो है सिलेबस के बारे में जानकारी ले लें। ठीक है? यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या जो सिलेबस दिया हुआ है, उसमें देखिए आप सभी लोगों को पता है कि
सिलेबस में सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र बताए जाते हैं। एक प्रश्न पत्र जो होता है वो प्रॉपर जीएस या सामान्य अध्ययन का होता है। दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है जिसको हम कई बार सीसैट बोल देते हैं और जिसमें जो अरिथमेटिक है, गणित है और इसके अलावा आपके इंटरपर्सनल स्किल और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न पत्रों में पूरे एग्जामिनेशन को बांट दिया गया है। जो पहला प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन वाला प्रश्न पत्र है, उसी में जितने भी विषय दिए गए हैं उससे संबंधित ये बैच है। आप सब लोगों को पता है और सूचित भी किया गया आपको। उसी के अंतर्गत अगर मैं अपने विषय यानी कि भूगोल को लेकर बात करूं तो भूगोल को लेकर वहां पर कुछ विशेष नहीं लिखा गया या सिलेबस में टॉपिक को जो है वो एलेबोरेट करके नहीं लिखा गया है। एक सामान्य सी सूचना आपको दी गई है कि भाई भूगोल विषय में आपको क्या पढ़ना है। भूगोल विषय में आपको विश्व एवं भारत का भूगोल, विश्व एवं भारत का भूगोल, इससे संबंधित जो है वो आपको चीजें देखनी है, राइट। अब विश्व एवं भारत से भूगोल हमारे लिए तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी कि भाई हम विश्व के भूगोल में क्या पढ़ें और भारत के भूगोल में क्या पढ़ें। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए, है ना, टॉपिक्स में डिवाइड कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके और उन चीजों को जो है वो आप ध्यान से देख लेंगे अगर टॉपिक वाइज। तो वहां पर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये बाइफरकेट करने में आसानी होगी कि प्रश्न जो है वो कहां से पूछे जा रहे हैं, राइट। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विश्व के भूगोल की, है ना, विश्व का भूगोल, तो देखिए जैसे ही आपसे विश्व का भूगोल कहा जाता तो यहां पर एक्चुअल में विश्व के भूगोल को 2 हिस्सों में आप बांटकर देखेंगे। 2 हिस्से कौन कौन से हैं? तो एक हिस्सा जो है वो है आपका विश्व का भौतिक भूगोल। यहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे भी गए हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर में जाकर देखेंगे तो, ठीक है। और उन प्रश्नों को आप इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहां से प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा जो है विश्व के भूगोल का वो है मानव भूगोल, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में कैसे आप अंतर करेंगे। तो भौतिक भूगोल का मतलब है कि जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं भूगोल के अंतर्गत, भौतिक अवस्थाएं, ये भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? तो पृथ्वी के ऊपर जो चीजें जिस रूप में दिखाई दे रही हैं, है ना, चाहे वो स्थल के भाग में दिखाई दे रही हो या जल के भाग में दिखाई दे रही हो। तो 2 हिस्से तो आपको यूं ही दिखाई दे रहे हैं, है ना, 2 हिस्से तो यूं ही दिखाई दे रहे हैं। और एक तीसरा हिस्सा भी है जो कि आपके ग्लोब या मैप पर शो नहीं किया जाता, आप उसको जो है वो महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति आपके लिए बहुत आवश्यक है। और वो क्या है? वो है वायुमंडल का हिस्सा। तो अगर हम ये बात करें कि पृथ्वी पर जो भी भौतिक अवस्थाएं हैं, ये भौतिक अवस्थाएं चाहे स्थल पर उपस्थित हों या जल पर उपस्थित हों या फिर वायु में उपस्थित हों, ये सारी चीजें जो मानव को प्रभावित करती हैं या इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों और वनस्पतियों को प्रभावित करती हैं, उन सारी चीजों को और उनकी बनावट क्या है, उनकी संरचना कैसी है, कैसे ये निर्मित होते हैं, किस प्रकार से जीवों को प्रभावित करते हैं, इन सारी चीजों का जो अध्ययन आप करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे? वो आप भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहीं पर आप जो हैं वो मानव भूगोल वाला हिस्सा जो है इसे भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मानव भूगोल का हिस्सा कैसा है? तो अगर आप मानव भूगोल वाले में बात करेंगे तो यहां पर हम जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत मानव किस प्रकार से प्रभावित होता है, ठीक है, मानव की आर्थिक स्थिति पर क्या इम्पैक्ट आता है, मानव जो है उसके सेटलमेंट या उसकी जो रहन सहन की स्थिति है उस पर क्या उसका इम्पैक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो इन सारी चीज़ों से संबंधित जो है वो हमें ज्ञान यहाँ पर अर्जित करना। हालांकि प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो विशेष रूप से इस मानव भूगोल वाले टॉपिक के अंतर्गत
आपको जो आर्थिक भूगोल वाला हिस्सा है या जो जनांकिकीय वाला हिस्सा है, उन हिस्सों से आमतौर पर आपको प्रश्न मिलेंगे, राइट? तो वहां पर आप उन प्रश्नों को देख लेंगे कि वो प्रश्न जो है वो किस तरीके से आप इन टॉपिक्स से निकाल सकते हैं, राइट? तो दो चीजें मैंने बताई। भौतिक भूगोल वाले हिस्से को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इन 3 पार्ट से आप फिर मैं एक एक करके आपको टॉपिक्स जो है वो बताता चलूंगा। इन 3 पार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो भौतिक भूगोल वाला जो हिस्सा है, इसमें आप एक तो बात करेंगे स्थल मंडल की, राइट, लिथोस्फीयर आप बोलेंगे इसको, और दूसरा हिस्सा जो है वो जल मंडल का होगा, और तीसरा हिस्सा जो होगा वो वायुमंडल का होगा। देखिए, स्थल मंडल पर जब आप बात करेंगे तो स्थल पर जितनी भी अलग अलग भौतिक विशेषताएं हैं स्थल की, चाहे हम यहाँ पर पर्वतों की बात करें, चाहे यहाँ पर हम विभिन्न स्थलाकृतियों की बात करें, चाहे यहाँ पर हम जो है वो स्थल पर जो भौतिक स्वरूप पाए जा रहे हैं उनकी बात करें, उन सारी चीजों को यहाँ पर हम एक एक करके टॉपिक्स में कवर करेंगे, राइट? इसके अलावा जलमंडल का जो हिस्सा है, ये मुख्य रूप से देखिए, जब आप ग्लोब देखते हैं, आप पृथ्वी का वो मिनिएचर फॉर्म देखते हैं या फिर आप जो है वो मैप पर देखते हैं, तो आपको दो हिस्से दिखाई देते हैं। एक हिस्सा जिसको आप कॉन्टिनेंटल पार्ट बोलते हैं या आप जिसको जो है वो महाद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा हिस्सा जिसे आप हाइड्रोस्फीयर जलमंडल या ओशन का पार्ट बोलते हैं, महासागर का हिस्सा बोलते हैं। तो जो महासागरीय हिस्से हैं, उस महासागरीय हिस्से में भी आप अगर देखें तो बहुत सारी भौतिक अवस्थाएं और भौतिक विशेषताएं आपको मिलेंगी। ये भौतिक अवस्थाएं या भौतिक विशेषताएं जो आपको महासागर के क्षेत्र में मिलेंगी, उनको आप इस जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत पढ़ेंगे। कई भिन्न भिन्न टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे महासागरीय नितल के उच्चावच, इसमें आप देखेंगे कि महासागर के अंतर्गत किस तरीके से जो महासागरीय परपटी है उस पर अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो पाई जा रही हैं। इसी तरीके से आप जो है वो महासागर में चूंकि जल की उपस्थिति है, उस जल की भौतिक स्थिति को भी जानना आवश्यक है, जिसमें मुख्य रूप से हम उसके तापमान और उसकी सैलिनिटी यानी कि उसकी लवणता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार के जो है वो ठोस पदार्थ उसमें घुले हुए हैं उस सागरीय जल में, इनको हम जानेंगे और उनकी विशेषताओं को भी समझेंगे। और साथ के साथ एक ट्रेंड भी देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि इस प्रकार के अब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हम अपेक्षा कर सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, कि किस तरीके से उनका जो ट्रेंड है वो बदलता है, किस तरीके से उनकी जो स्थितियां हैं, है ना, जैसे तापमान किस तरफ बढ़ रहा है, किस ओर घट रहा है, और साथ के साथ कारक को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किन कारकों के द्वारा ये सारी भौतिक स्थितियां जो है वो प्रभावित हो रही हैं। तो उन सारी चीजों को मैं आपके साथ टॉपिक में डिस्कस करूंगा। जहां तक वायुमंडल की बात है, आपको मैं बताऊं कि आप भूगोल में जब भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, भूगोल विषय के अंतर्गत जो वायुमंडल कह दिया, तो वायुमंडल का अर्थ यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि आप वायुमंडल की संरचना कैसी है, वायुमंडल का संगठन कैसा है, सिर्फ इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें और हो गया कंप्लीट, नहीं। जब भी हम वायुमंडल की बात करते हैं तो इस वायुमंडल में जो वायु की उपस्थिति है और उस वायु के साथ जो उसका संगठन है और उसमें कई अन्य चीजें हैं, उनके कारण वायुमंडलीय परिस्थितियां और उसमें उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार के जो आप कह सकते हैं कि कंडीशंस हैं, है ना, उनको भी हम यहाँ पर समझते हैं। और इन कंडीशंस की वजह से, उन स्थितियों की वजह से कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं अपने आसपास, जैसे पवनों का चलना, वर्षा का होना, मेघों का बनना, ठीक है, तापमान का बढ़ना या घटना, आर्द्रता का बढ़ना या घटना। तो ये कई सारी चीजें हैं जो मुख्य रूप से इस वायुमंडल से ही संबंधित हैं। और वायुमंडल में ये जो फिनोमेना, ये घटनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं, ये हमें प्रभावित भी करती हैं, है ना। क्षेत्र दर क्षेत्र इनकी जो है वो अलग अलग परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही, तो एकदम शुष्क क्षेत्र बन गया, वो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। और कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा वर्ष भर हो रही है, तो आप कहते हैं वर्षा वन वाले क्षेत्र हो गए। तो वो तो हम अलग अलग तरीके से देख लेंगे। लेकिन
यहां पर आपको मैं समझाऊं कि अगर हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो वायुमंडल का मतलब सिर्फ हम, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ हम वायुमंडल की संरचना और संगठन के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, यहां पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे साथ के साथ जलवायु विज्ञान की भी। ठीक। और चूंकि मेरा जो अनुभव रहा है उस अनुभव के अंतर्गत मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत सारी चीजें यहां पर पढ़ेंगे, भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो वायुमंडल और जलवायु विज्ञान का जो हिस्सा होगा वो आपके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड पार्ट होगा। वो आपके लिए जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको समझना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे तभी आप उस कॉन्सेप्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कई बार असर्शन रीजनिंग में आपसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, या कई बार आपसे जो है वो स्टेटमेंट वाले कथन वाले जो है वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, अगर आपके जो सैद्धांतिक पक्ष विषय को लेकर सैद्धांतिक पक्ष जो है वो आपका सही रहेगा, तो निश्चित रूप से आप ऐसे प्रश्नों के भी आंसर कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम आप इस पूरी क्लास को करेंगे और हम जिस तरीके से क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे, आप पूर्ण रूप से सक्षम बन जाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सामान्य रूप से बता दिया कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप ये 3 हिस्से पढ़ेंगे, लेकिन एक हिस्सा जो कि अपने आप में, हालांकि पिछले कई एग्जामिनेशन से उस टॉपिक से बहुत सारे मतलब प्रश्न जो हैं वो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सौर मंडल और सौर मंडल के जितने भी आप कह सकते हैं ग्रह या उसके और जो भी हिस्से हैं, उनसे संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछे जाए हैं ना, खासतौर से तथ्यात्मक प्रश्न वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के साथ साथ सौर मंडल वाला जो हिस्सा है ना, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही मैं लिख रहा हूं। यहीं पर जो है सौर मंडल का जो हिस्सा है इसको भी हम यहीं पर देख लेंगे, इसी टॉपिक के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत, ताकि अगर यहाँ से तथ्यात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो वो निश्चित रूप से आप हल कर पाए। ठीक है, उसमें भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मानव भूगोल में मुख्य रूप से मैंने कहा कि हमारा जो फोकस होगा वो होगा आर्थिक भूगोल पर। और देखिए, जो प्रश्नों की प्रकृति है वो हमें ये बताती है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी अलग अलग प्रकार के जो संसाधन हैं, उन संसाधनों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि वैश्विक स्तर पर किसी खास प्रकार के खनिज की उपस्थिति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है ना? कौन सा देश ऐसा है जो उसका सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है ना? तो इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सारे इसी मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल का हिस्सा होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो संसाधनों में जैसे मैंने खनिज की बात की, उसी तरीके से आपसे कुछ और भी चीजें पूछ सकते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान के आधार पर भी अगर आप देखें तो आपसे कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं कि विश्व में सबसे लंबी जो रेल लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, यातायात को लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे लंबी सड़क की भी बात की गई है कि कहाँ से कहाँ तक है या किस देश में है। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप देख लेंगे। ठीक। जिस तरीके से मैं आर्थिक भूगोल में खनिज की बात कर रहा था, उसी तरह से कृषि उत्पादों को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे किसी विशेष प्रकार के अनाज या किसी विशेष प्रकार की फसल के उत्पादकता या फिर उसके उत्पादन को लेकर जो है वो प्रश्न पूछे गए, और उसमें देशों के क्रम या सर्वाधिक उत्पादक देश, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो वो आप विशेष तौर पर यहाँ पर ही देख लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो मैं आपके साथ लिस्ट के को लेकर डिस्कस कर दूंगा कि किसके अंतर्गत कौन सी चीजें आपको याद करनी है। ठीक है। एक और हिस्सा जो यहाँ पर बच जाता है वो बच जाता है जनांकिकी वाला हिस्सा, यानी कि सेंसस वाला हिस्सा। तो वर्ल्ड लेवल पर भी कई बार आपसे जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, है ना, इस प्रकार के या कई जो दूसरे इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं भूगोल में, उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो उनको भी हम इसी मानव भूगोल के अंतर्गत देख लेंगे। ठीक है। तो ये तो एक हिस्सा हो गया जो मैंने बताया कि जैसे यहां पर लिखा था विश्व का भूगोल, तो विश्व का भूगोल आप कैसे
डील करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप यहां पर देखेंगे। ओके, उसी तरीके से अगर मैं यहां पर आपके साथ बात करूं भारत का भूगोल, ठीक है, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत क्या, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रश्नों को देखें और भूगोल विषय से जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन पर अगर आपकी नजर जाए तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व के भूगोल की अपेक्षा ज्यादा प्रश्न जो है वो भारत के भूगोल वाले सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए आपका जो तैयारी की स्थिति रहेगी उसमें आप भारत के भूगोल विषय और उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन अच्छे तरीके से करेंगे, उनको आप जो है वो गौर से ज़्यादा जो है वो पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे आपको कम पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जोर ज़्यादा देना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर सैद्धांतिक प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, सिद्धांत पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि तथ्यात्मक होते हैं ना, फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो हम दोनों चीजों का एक बैलेंस लेकर चलेंगे कि हम जो फैक्ट की चीजें हैं वो भी यहां पर देख लें और साथ के साथ जो हमारी सैद्धांतिक चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं, उनको भी जो है यहाँ पर देख लें, ठीक है। तो उन दोनों चीजों को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैसे कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पर टॉपिक्स में थोड़ा सा आपके साथ मुख्य मुख्य जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर देता हूं। जैसे भारत के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो भारत की अवस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की अवस्थिति जो है वो क्या है ना। इस टॉपिक के अंतर्गत हालांकि आपको ये इसमें से कई सारी चीजें सामान्य ज्ञान के आधार पर पता भी होंगी, लेकिन फिर भी उन सारी चीजों को कि कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और उनको किस प्रकार से आसानी से याद किया जा सकता है, ये चीजें हम जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी उस विषय को समझने में, ठीक है। तो भारत की अवस्थिति, इसके अंतर्गत हम जो है भारत पूरे वैश्विक मानचित्र पर कहां पर उपस्थित है ना, किन अक्षांशों के बीच, किन देशांतरों के बीच उपस्थित है, कौन से मुख्य अक्षांश भारत से होकर गुजरते हैं, भारत के किन राज्यों से होकर गुजरते हैं, भारत के की जो सीमाएं हैं वो कहाँ से लगती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्य जो है इसके साथ आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है भारत की अवस्थिति। अब देखिए भारत की अवस्थिति जो हम जानेंगे वो मानचित्र के आधार पर जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें अगर भारत के भौतिक स्वरूप को समझना है, यानी कि जो पूरा भारतीय भूभाग है उस भारतीय भूभाग पर किस किस प्रकार के भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं, कौन कौन सी फिजिकल चीजें हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी समझना हमारे लिए काफी आवश्यक होगा, ठीक है। तो अगर आप पूरे भारत को देखेंगे तो भारत का जिस प्रकार का स्वरूप है जो मानचित्र पर आपको दिखाई देता है या आपने जिस प्रकार से मानचित्र को समझा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें जो नजर आती हैं वो है कि भारत के उत्तर के क्षेत्र में आपको पर्वतीय भाग ज्यादा दिखाई देते हैं, उसी तरीके से जो मध्य का भाग है वो मुख्य रूप से मैदानी हिस्सा दिखाई देता है, जबकि हम दक्षिण के हिस्से में जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ पहाड़ियां और पर्वत तो जरूर मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है वो पठारों से ढका हुआ है। तो मुख्य रूप से पूरे भारत को जो है वो हम तीन मेजर पार्ट्स में या तीन मुख्य भागों में जो है वो विभाजित करके देख सकते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने या भूगोलविदों ने शुरुआती दौर में भारत का विभाजन किया, भौतिक विभाजन किया भौतिक स्वरूपों के आधार पर, तो इन्हीं तीन भागों में जरूर कर दिया। बाद के जो भूगोलविद थे उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी अन्य विशेषताएं भी हैं जो कि इन हिस्सों में बहुत कॉमन दिखाई नहीं देती, उनसे भिन्न दिखाई देती हैं। जैसे कि दक्षिण भारत का जो किनारे वाला हिस्सा है, जो उसका आप कह सकते हैं कि मार्जिनल एरिया है ना, वो मुख्य रूप से समुद्र से लगता हुआ है और इसलिए उस हिस्से की जो भौतिक स्थिति है वो उसी दक्षिणी भाग के मध्य वाले हिस्से से, जो कि मैं अभी आपसे बता रहा था कि ज्यादातर वहां पर पठार पाए जाते हैं, कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ पर्वत पाए जाते हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न है। और इसलिए भूगोलविदों ने इस किनारे वाले हिस्से को, जो कि सागर से लगता हुआ हिस्सा था, उसको उन्होंने कहा कि ये भारत के
तटों के रूप में इनको जाना जाएगा और तटों को एक अलग भौतिक स्वरूप के रूप में उन्होंने अध्ययन किया और उनकी कुछ भिन्न विशेषताएं बताई जो कि उस मध्य वाले भाग से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, इसी तरीके से जब हम भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैदान, पर्वत, पठार किस आधार पर अलग किए जाते हैं, एक दूसरे से भिन्न किए जाते हैं, लेकिन यहां पर आप कॉमनली एक चीज समझ लें कि अगर आप ये कहते हैं कि जो आपका मैदान वाला क्षेत्र है, उस मैदान वाले क्षेत्र को हम सामान्य रूप से समुद्र से एक औसत ऊंचाई के आधार पर और स्थल जो है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है, जो भूभाग है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट फॉर्म में या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही निम्न ढाल वाले क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है, उसको हम मैदान कह रहे हैं। तो ऐसा ही क्षेत्र भारत के पश्चिमी हिस्से में भी दिखाई देता है। वहां पर भी आपको एक निम्न ढाल का और औसतन, जैसा कि मैदानी क्षेत्र के लिए हम एक औसत ऊंचाई की बात कर रहे थे, उसी प्रकार की औसत ऊंचाई उस भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर जलवायु के आधार पर देखें, भूभाग की प्रकृति के आधार पर देखें, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब हम मैदान की बात करते हैं और विशेष रूप से उत्तर भारत और पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, मध्य भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहां पर जो भूभाग है, उस भूभाग में पाई जाने वाली जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसके गुण और पश्चिमी भाग में जो मृदा पाई जा रही, जो मिट्टी पाई जा रही है, उसके गुणों में बहुत बड़ा फर्क है। पश्चिमी भाग में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो रेतीली है। पश्चिमी भाग में जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता जो है वो काफी निम्न स्तर की है ना। उसमें जो पोषक तत्व या जो खनिजों की उपस्थिति है वो बिल्कुल निम्न स्तरीय है, जिसकी वजह से वहां पर खेती नहीं की जा सकती। अगर उस क्षेत्र के जलवायु की बात करें तो जलवायु भी उस क्षेत्र में आपको शुष्क दिखाई देती है। तो ऐसी कई सारी भिन्नताएं उस क्षेत्र में भी दिखाई दी भूगोलविदों को, और उन्होंने कहा कि भले ही हम एक बड़े क्षेत्र को मैदान के क्षेत्र में यहां पर देख रहे हैं, लेकिन ये भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है ये अन्य मैदानी हिस्सों से बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा है और इसे एक भिन्न भौतिक स्वरूप के रूप में देखना चाहिए, भौतिक भूभाग के रूप में देखना चाहिए। तो उन्होंने एक पांचवा भाग भी निर्धारित किया कि भाई जिस तरीके से हमने तटीय क्षेत्र को अलग कर दिया पठारी हिस्से से, उसी तरीके से हम मैदानी हिस्से से किसको अलग कर दे, इस शुष्क हिस्से को अलग कर दे, और उन्होंने इसे भारत के मरुस्थल के रूप में जो है वो विभाजित कर दिया। तो अगर आप देखें तो यहां पर अभी तक हमारा जो भारत की मुख्य भूमि है उसमें 5 भूभागों का जिक्र कर लिया, 5 भूभाग जो है वो हमने बांट दिए। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत कह रहे हैं तो इसका मतलब हम उन संपूर्ण भूभागों की बात करेंगे जो कि भारत के अंतर्गत गिने जाते हैं, भारत के अंतर्गत काउंट करते हैं। सिर्फ मानचित्र पर ये जो बड़ा वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है चतुष्कोणीय रूप में, हम सिर्फ उसे भारत नहीं कहते, बल्कि जब हम पूर्ण भारत की बात करते हैं तो इस मुख्य भूमि के साथ साथ हमारे पास भारत के पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी क्षेत्र में उपस्थित जो अरब सागर है, इन दोनों हिस्से में हमें आइलैंड्स या द्वीप के, है ना, श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। उन द्वीप की श्रृंखलाओं को भी हम भारत में ही शामिल करके देखते हैं। और इसलिए भारत की मुख्य भूमि को अगर हमने 5 हिस्सों में बांटकर भारत के भौतिक अवस्था की बात की है, तो उसमें हम एक छठा हिस्सा भी जोड़ते हैं उन्हीं भूगोलविदों के आधार पर जो उन्होंने कहा, और यह है भारत के द्वीप के रूप में। तो भारत के द्वीप किस तरीके से उपस्थित हैं, किन सागरों में उपस्थित है, क्या उनकी भौतिक स्थितियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, उन सारी चीजों को भी हम समझेंगे उस छोटे से हिस्से में जिनको हम भारत का द्वीप कहेंगे। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ये जो दूसरा चैप्टर आपका होगा वो होगा भारत का भौतिक विभाजन। क्या होगा भाई? भारत का भौतिक विभाजन। और इस भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत आपको भारत के जितने भी भौतिक विभाग हैं, है ना, चाहे वो हम उत्तर के पर्वत की बात कर रहे हो या उत्तर पूर्व की पहाड़ियों की बात कर रहे हो, भारत के महान मैदान की बात कर रहे हो, है ना, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की बात कर रहे हो, भारत के तटीय क्षेत्रों की बात कर रहे हो, है ना, कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदानों की बात कर रहे हो, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे हो, या भारत के द्वीपों की बात कर रहे हो, उन सारे हिस्सों की विशेषताएं
यहां पर आपको पढ़नी होगी और इनसे संबंधित तथ्यात्मक और सिद्धांत आधारित प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर में जाके देखेंगे तो निश्चित रूप से हम वहां पर यहां इस वाले टॉपिक से उन प्रश्नों को पाएंगे भी, और आने वाले एग्जामिनेशन में अगर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम निश्चित रूप से खुद को सक्षम पाएंगे उन प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, ये दूसरा भाग हो गया। अब भारत के भौतिक विभाजन के बाद एक तीसरा हिस्सा हम देखेंगे और वो देखेंगे हम भारत का अपवाह तंत्र। देखिए, जब भी अपवाह तंत्र की बात की जाती है सो अपवाह हमेशा हम उस जलधारा को कह देते हैं जहां पर हम कहते हैं कि स्थल पर बहने वाला जल जो है वो एक क्षेत्र से पूरे जल के हिस्से को कलेक्ट करके एक चैनल के रूप में एक निश्चित दिशा में भूमि के ढाल को फॉलो करते हुए या उसका अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो उसे हम अपवाह कहते हैं। सामान्य भाषा में, इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, तो सामान्य भाषा में हम उसे नदी कह सकते हैं, राइट। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में भारत के अपवाह तंत्र में हम भारत के नदियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नदियां किस तरीके से जो है वो भारत के पूरे क्षेत्र में व्याप्त हैं, उन नदियों को हम उनके गुणों के आधार पर, उन नदियों को हम उनमें जल प्रवाह की दिशा के आधार पर किस तरीके से विभाजित करते हैं, किस तरीके से जो है वो अलग अलग भागों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आएंगी, उनकी ट्रिब्यूटरीज जो मुख्य रूप से सहायक नदियां कही जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, और किन क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे बढ़ती हैं। साथ के साथ यहाँ से ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से मुख्य जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं, है ना, या जिनको आप बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, किस नदी पर कौन सा प्रमुख बांध बनाया गया है, किस स्टेट में कौन सी नदियां आ रही हैं ना, ये सारी चीजें आपसे पूछे जाते हैं। कई बार नदियों के साथ साथ जो झरने है ना, इन नदियों का हिस्सा होते हैं, उनके विषय में भी आपसे जानकारी पूछ ली जाती है। जलप्रपातों के बारे में आपसे जानकारी पूछ ली जाती है। तो वो सारी चीजें यहां पर कवर करेंगे भारत के अपवाह तंत्र में। ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र समझने के बाद यहां पर हम समझेंगे चौथे चैप्टर में भारत की जलवायु। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप वैश्विक स्तर पर भी जलवायु पढ़ते हैं और भारत के जलवायु की बात करते हैं तो विश्व में कहीं भी आप चले जाएं, भारत की जो जलवायु है वो कुछ ही देश या कुछ ही क्षेत्र विश्व में ऐसे हैं जहां पर भारत से मिलती जुलती जलवायु मिलती है, राइट। अन्यथा भारत की जो जलवायु है वो अपने आप में बहुत ही अलग है और इसे आप मॉनसून की जलवायु बोलते हैं। अब तकनीकी चीजें कुछ यहां पर हैं, जैसे मॉनसून नाम क्यों दिया गया है ना, क्या विशेषता है मॉनसूनी जलवायु की, ये तो हम जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको यहां पर बताऊं कि भारत की ये जो जलवायु है, मॉनसून की जलवायु, ये एक ऐसी जलवायु है, एकमात्र, ये भी मैं बता दूं, विश्व की एकमात्र ऐसी जलवायु है जिस जलवायु की अगर व्याख्या करनी हो तो किसी एक सिद्धांत के आधार पर इस जलवायु की व्याख्या कर पाना और इस जलवायु के पूरे प्रतिरूप को समझ पाना, पैटर्न को समझ पाना पूरा नहीं हो पाता, राइट। हमें अलग अलग तरीके के जो सिद्धांत है, अलग अलग तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहां पर देखने को मिलेंगे जिनके आधार पर इस मॉनसून की जलवायु की व्याख्या की जाती है। तो आप सभी जो है वो बहुत ही कॉन्शियस होकर और बहुत ही आप कह सकते हैं कि ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मॉनसून वाले देखेंगे। यहां पर बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उन सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, भारत की जलवायु एक बार समझ में आ जाए, भाई किस क्षेत्र में वर्षा क्यों ज्यादा हो रही है, किस क्षेत्र में कम हो रही है, वर्षा ज्यादा होने और कम होने के कारण तो हमें पता चल जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव वहां पर रहने वाले लोगों और वहां की भौतिक स्थितियों पर किस तरीके से पड़ता है, किस तरीके से ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो उनमें दो बहुत प्रमुख चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा, और जो जलवायु से संबंधित जो विशेषताएं हैं, जैसे तापमान है, आर्द्रता है या फिर वर्षा है, उन पर आधारित होती है ना। इनमें आप एक टॉपिक देखेंगे जिसको आप बोलेंगे भारत की वनस्पतियां। ठीक है, देखिए, वनस्पतियां तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र में वर्षा की मात्रा होगी और जहां पर
जो मिट्टी होगी है ना, उन चीज़ों पर निर्भर करेगी। तापमान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक या कारक होगा वहाँ पर, लेकिन वर्षा को सबसे प्रमुख कारक माना जाएगा, ठीक है। और इस आधार पर पूरे भारतवर्ष में जो वर्षा का प्रतिरूप है, जो रेनफॉल का पैटर्न है, उसके बेसिस पर किस तरीके से वनस्पतियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं, किस तरीके से वनस्पतियों का जो है वो आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है, उनके टाइप्स देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें आप वहां पर सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये भारत की वनस्पतियों से संबंधित चीजें होंगी। भारत की वनस्पतियों के बाद देखिए वनस्पतियों से क्या मिल जाएगा, तो वनस्पतियों से जब उनके अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, है ना, ये अपशिष्ट पदार्थ समय के साथ साथ मिट्टी में दबे दबे और तापमान के प्रभाव के कारण जो है वो एक विशेष प्रकार के, आप कह सकते हैं कि उर्वर पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये उर्वर पदार्थ जब भूमि पर पड़े हुए जो आप कह सकते हैं कि अपर्दित पदार्थ हैं और अपक्षयित पदार्थ हैं, उनसे उनके साथ जब मिलते हैं तो एक नई चीज बनती है, जो कि उन उर्वर पदार्थों की उर्वरता और उसके साथ साथ जो अपक्षयित या अपर्दित पदार्थ है उसमें जल ग्रहण के करने की जो क्षमता होती है, उसके आधार पर एक मिश्रित पदार्थ के रूप में देखे जाते हैं, जिसे हम मृदा बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि वर्षा के मात्रा के आधार पर वनस्पतियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, तापमान में भिन्नता के कारण क्षेत्र दर क्षेत्र वनस्पतियों में अंतर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इन्हीं कारकों के प्रभाव के कारण, और उसके साथ साथ अब हम यहां पर वनस्पतियों को भी ऐड कर ले, तो इन कारकों के प्रभाव के कारण क्षेत्र दर क्षेत्र आपको मिट्टी में भी, मृदा में भी जो है वो भिन्नता दिखाई देगी, अंतर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो भारत के मृदाएं या फिर मिट्टियों के बारे में भी जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये वो हिस्से हो गए जो मुख्य रूप से आपको, अगर मैं थोड़ा सा हिंट करूं, तो एनसीईआरटी जो कक्षा 11 की है उसमें ये सारे चैप्टर्स जो हैं शुरुआत से इसी क्रम में डिस्कस किए गए हैं, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। हालांकि एनसीईआरटी में जो फैक्ट की चीजें दी गई हैं, उन फैक्ट की चीजों से इतर भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, तो जो वहां पर एडिशनल चीजें बतानी है एनसीईआरटी के अलावा, वो मैं आपको इन टॉपिक्स के हर एक टॉपिक के साथ, ठीक है, वो मैं आपको कवर करता चला आपके साथ कवर करता चलूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो फैक्ट ढूंढने में, ठीक है। इन टॉपिक्स के अलावा और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके विषय में हमें जानकारी चाहिए, तो यहां पर कुछ और टॉपिक मैं जो है वो लिख देता हूं। जैसे कि यहां पर आप बात करेंगे, अब भारत के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मैं बात करूंगा, तो आप भारत में कृषि की बात करेंगे, भारत में कृषि, और कृषि के अंतर्गत आप फसलें वगैरह सबकी बात करेंगे। इवन आप ये भी यहाँ पर सीखेंगे कि कौन सा राज्य किस प्रकार के फसल का उत्पादक है, सर्वाधिक उत्पादक है, किस तरीके से वहाँ पर उत्पादन की परिस्थितियां मिलती है। कुछ विशेष प्रकार के फसलों में हम ये भी देखेंगे कि ये फसलें किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि भाई किसी क्षेत्र का तापमान, औसत तापमान इतना रहता है, किसी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा इस प्रकार की होती है, उस क्षेत्र में मिट्टी इस प्रकार की पाई जाती है, तो ये जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार के फसल के लिए जो है वो प्रमुख रूप से उपयोगी है, राइट। और आपको समय जो है वो भी बता दिया जाएगा कि इन महीनों में या इस समय में ये फसल जो है वो प्रमुख रूप से उगती है ना। ऐसे कई सारे प्रश्न आपने पीछे देखे होंगे, खासतौर से जब हम यूपीपीसीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर कपास को लेकर, धान को लेकर, गन्ने को लेकर, है ना, गेहूं को लेकर, इन सारे फसलों को लेकर परिस्थितियां बता दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के फसलों के लिए उपयोगी होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम भारत में कृषि किस प्रकार से देखने को मिलती है ना, कृषि की पूरी स्थिति को यहां पर हम एक बार देखेंगे, ठीक है। कृषि के अलावा हम यहां पर जो है भारत में खान एवं खनिज, है ना, इस पर भी आधारित आपने देखे होंगे कि प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब देखिए, मुख्य रूप से जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था कि मानव भूगोल में आपको आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधनों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, वैसे ही आप भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको भारत में जो कृषि हो रही है, कृषि से जो जो भी हमें फसलें प्राप्त हो रही हैं, अनाज प्राप्त हो रहे हैं, दलहन तिलहन, ये सारी चीजें जो प्राप्त हो रही हैं वो क्या है, संसाधन ही तो है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खान और खनिज, ये भी क्या है, संसाधन के अंतर्गत ही आएंगे, तो इनको भी हमें देखना होगा। इसके अलावा भारत में यातायात की बात की जाती है तो कई बार आपसे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत जो सड़क यातायात है या रेल यातायात है, इनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न देखे जरूर गए हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। किसी विशेष राष्ट्रीय राजमार्ग का अगर जिक्र किया हो तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से होकर गुजर रहा है। या फिर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई जो रेलवे लाइन है ना, और उसके बाद रेलवे जोन से संबंधित जो है वो कुछ प्रश्न कई बार देख लिए गए हैं, पूछ लिए गए हैं, तो उनकी भी जानकारी एक लिस्ट के अंतर्गत हम यहाँ पर देख लेंगे। तो भारत में यातायात का साधन, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पार्ट है, वो है क्या, भारत की जनसंख्या है ना, जनसंख्या। हालांकि अब नई जनगणना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी चूंकि ये नई जनगणना जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी इस वर्ष में, तो इस वर्ष जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अभी भी वर्ष 2011 में जो सेंसस हुआ था उसी सेंसस के आधार पर, उसी जनगणना के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा, अगर प्रश्न पूछा गया तो मैं बता रहा हूं कि उसी जनगणना के आधार पर जो राज्यों का क्रम है ना, उन पर आपको आधारित प्रश्न मिल सकेंगे। तो हम एक नजर यहां पर भी डाल लेंगे कि भारत की जो जनगणना है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है। ओके, तो ये मोटे तौर पर आपको मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं। इन टॉपिक्स पर जो है वो आपकी नज़र होनी चाहिए, और इन टॉपिक्स को आपको जो है वो कवर करने की आवश्यकता है ना। खान और खनिज वाला जो चैप्टर है ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है काफ़ी, क्योंकि आप जब खनिजों की बात करते हैं तो खनिजों को आप कई कैटेगरी में, कई वर्गों में विभाजित करते हैं, और खनिजों के ये जो वर्ग हैं, है ना, उनके आधार पर फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि किस खनिज के लिए उपयुक्त कौन सा क्षेत्र है और वहाँ पर उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है। तो ठीक ठाक चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती है, उनको भी आपको देखना है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऊर्जा संबंधित भी है ना, भारत में जो ऊर्जा संसाधन है इनसे संबंधित भी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। ऊर्जा, जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा संसाधन में आप नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं, या फिर आप जो है वो ऐसे ऊर्जा संसाधनों का भी जिक्र करते हैं, ऐसे ऊर्जा संसाधनों को भी देखते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि लंबे समय तक है ना, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन के रूप में भी देखते हैं आप उनको। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कैटेगराइज करके देखने को, और इन पर भी आधारित प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसे मुख्य रूप से आप देखिए कि भारत में अभी सौर ऊर्जा को लेकर सरकार ने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया है, पवन ऊर्जा को लेकर तेजी से काम करना शुरू किया है। तो इन पर आधारित प्रश्न भी अपेक्षित हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी हमें एक बार देखना पड़ेगा ध्यान से कि कहाँ पर किस प्रकार के ऊर्जा के उत्पादन की जो परिस्थिति है वो बन रही है, और उसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं इन ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन के लिए। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन तो आपको पता ही है कि किस तरीके से, सबसे जो प्रमुख है उनमें वो कोयला है, और कोयले को लेकर जो है वो क्षेत्र भी हमें डिमार्केटेड है, बहुत सारे क्षेत्र तो आपको भी याद होंगे, ठीक है। सो उनके विषय में भी हमें जानकारी ले लेनी होगी। तो मुख्य रूप से मैंने आपके साथ इस सेशन में सिलेबस एक बार आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इन सिलेबस के टॉपिक्स को जरूर आप जो है वो कवर कर लेंगे। इन सिलेबस के टॉपिक्स को जो है वो एक बार आप अपने पास भी, आपके पास जो बुक्स अवेलेबल होंगी उनसे एक बार आप जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और बाकी चीज़ें हम क्लास में करेंगे, है ना। तो क्लास में आपको जो है जो भी अद्यतन जानकारी होगी, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, वो मैं आपको साथ के साथ साझा करूंगा, ताकि आप पूरे सिलेबस को जो है पूरे अपडेटेड फॉर्म में देख सकें, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि ये सिलेबस है।
मैं यहीं पर आपको सूचित कर देता हूं कि इस सेशन के बाद मैं आपके साथ अगले सेशन जो कल की क्लास होगी आपकी, इसमें मैं सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको यहीं पर बताया था कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का हिस्सा, और वायुमंडल में मैंने जैसा कि बताया कि आप वायुमंडल सिर्फ नहीं देखेंगे, उसके संगठन और संरचना तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हम जलवायु विज्ञान वाला जो हिस्सा है उस जलवायु विज्ञान वाले हिस्से को भी देखेंगे। तो ये जो वायुमंडल का हिस्सा है और जलवायु विज्ञान का हिस्सा है, जो मैंने बताया सैद्धांतिक रूप से कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर आप देखें तो मोस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप जो हैं इस वाले हिस्से से अगर शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर चीज़, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे, शुरुआत में हम उन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। रिवीजन के लिए आपके पास समय ज़्यादा होगा। जब हम बीच बीच में कभी क्वेश्चंस के सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर के, तो वो आपको जो है आसानी से समझ में आएंगी, और अगर नहीं भी आई तो फिर आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे प्रॉपरली, ताकि आपका जो है वो परीक्षा आते आते ये चीज़ें पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाए, पूरी तरीके से आपको याद हो जाए, और आप परीक्षा में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इन इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न से लेकर। ठीक है, जलवायु विज्ञान वाला हिस्सा खत्म होगा तो उसके बाद एक एक करके हम और जो टॉपिक्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरीके से सिलेबस समझ में आ गया होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक मैंने आपको आप कह सकते हैं कि प्रॉपर गाइडलाइन दे दी है कि इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत हम पढ़ाई करेंगे, और मुझे लगता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल इन टॉपिक्स से रिलेटेड ही प्रश्न वहां पर मिलेंगे। राइट, सो अगली कक्षा हम शुरू करेंगे वायुमंडल के संगठन और संरचना वाले चैप्टर से। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो आप उससे एक बार अध्ययन कर लेंगे, और हम जो नए सेशन में लेकर आएंगे तो उससे आपको जो है प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरीके से उन प्रश्नों को आप देखेंगे, और उस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे ये भी आपको समझ में आएगा। राइट, तो मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सेशन को ध्यान से सुनने के लिए, पूरे सेशन में शामिल रहने के लिए। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देंगे, अन्य साथियों को भी आप इसे शेयर कर देंगे, और जो नए होंगे वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और साथ के साथ आप बेल आइकॉन भी दबा लेंगे ताकि हमारे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशंस आप तक प्रॉपरली पहुंचे और समय पर पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। ठीक, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए, और हम आपके साथ उतनी ही तत्परता के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।